हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म के क्वेश्चंस पे, ग्रामर के क्वेश्चंस पे एंड जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस पे। राइट फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इंडियन राइटर की बायोग्राफी आप ज़रूर देख लीजिएगा, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। Who among the following is given credit for invention of the sonnet? ठीक है, इन्वेंशन ऑफ द सोनेट का क्रेडिट निम्नलिखित में से किसको जाता है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से आपको बताना है। ठीक है, यानी कि सोनेट का जो आविष्कार किया है वो क्रेडिट किसको दिया जाता है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गियाकोमो द लैंटिनी। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है कि गियाकोमो द लैंटिनी आल्सो नोन एज जैकोपो द लैंटिनी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन देगा, अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा, अगर आंसर में ये से गियाकोमो की जगह पे आपको जैकोपो कर दिया तो आप उसको इजीली से आंसर दे पाएंगे। इस वजह से मैंने लिख लिया है। आप एक बार फिर सुन लीजिए कि Who among the following is given credit for invention of the sonnet। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ द सोनेट का क्रेडिट निम्नलिखित में से किसको है, किसको दिया जाता है। तो ये है गियाकोमो द लैंटिनी। ठीक है, आल्सो नोन एज जैकोपो द लैंटिनी के नाम से भी इनको जाना जाता है। राइट, क्वेश्चन 2 देखिए। सोनेट्स आर यूजली रिटन इन। ठीक है, सोनेट्स और यूजली रिटन इन, जो सोनेट लिखे जाते हैं, ठीक है, तो वो किस में है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका एम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी है। क्वेश्चन 3 को देखिए। द एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वॉज आल्सो नोन एज। ठीक है, इन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वॉज आल्सो नोन एज, वो जाने जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मेलिक पोएट्री। ठीक है, इन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोएट्री वॉज आल्सो नोन एज मेलिक पोएट्री। राइट, क्वेश्चन 4 देखिए। A class is ode in structured in the 3 major parts। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। A class ode the structured in 3 major part। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, स्ट्रोफी, द एंटीस्ट्रोफी, द इपोड। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 4 का राइट आंसर सी है। राइम रोयल इज यूज्ड इन। ठीक है, राइम रोयल यूज्ड किया है, किस में किया गया है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, कैडबरी टेल्स। ठीक है, राइम रोयल इज यूज्ड इन कैडबरी टेल्स। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए। व्हाट डज द टर्म द कैकोफोनी मीन्स। इसका मीन्स क्या है ये आपको बताना है। व्हाट डज द टर्म द कैकोफोनी मीन्स। ऑप्शन ए, बी, सी। तो क्या होगा, हार्ड्स एंड रफ, यानी कि खुरदरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए। द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज। इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए है द चॉइस द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन बी है द चॉइस एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच। ऑप्शन डी है द चॉइस ऑफ इंटोनेशन। ऑप्शन डी है द चॉइस ऑफ मीटर्स। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज द चॉइस एंड द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि राइट आंसर क्या है, ए है। इसका राइट आंसर ए है, द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स।
क्वेश्चन नोट 8 को देखिए, द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन इसका 8 का राइट आंसर आप बताइए क्या होगा कि द मिस्ट्री प्लेस जो होते हैं, जो रहस्यमय प्लेस होते हैं, वर बेस्ड आधारित हैं, वह किस पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, ऑप्शन बी है स्टोरीज फ्रॉम द बीस, ऑप्शन सी है स्टोरीज फ्रॉम द लिव्स ऑफ सेंट्स, ऑप्शन डी है स्टोरीज फ्रॉम द ग्रीक राइटर्स। द मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन स्टोरी फ्रॉम द बाइबल, यानी कि राइट आंसर क्या है? ए। जो रहस्यमय प्लेस जो नाटक होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं? स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल पे। ठीक है। क्वेश्चन 9 को देखिए, एक्सप्रेशनिज्म वाज रिवोल्ट अगेंस्ट। ठीक है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर के बताना है तो वो होगा ए, नेचुरल सिस्टम। राइट आंसर ए है। ठीक है। क्वेश्चन 10 को देखिए, ये तो आपको आंसर पता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने इसको 2-3 बार तो करा ही दिया है, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो। इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव करेलेटिव इन हिज एसे। ठीक है। इलियट यूज द टर्म, जो इलियट यूज करते हैं टर्म को ऑब्जेक्टिव करेलेटिव इन हिज एसे, किस एसे में? हैमलेट एसे में। राइट आंसर बी है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम आइडम फ्रेज को देखेंगे। ठीक है। यहाँ से 11th क्वेश्चन से आपको आइडम फ्रेज है। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक द टायर्ड, ये आपको बताना है कि ये क्या होगा। इसमें आंसर भी राइट आपको बताना है। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक द टायर्ड। ठीक है। तो 11 का होगा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है फील्ड वीक एंड टायर्ड का मतलब क्या होता है? कमजोर और क्या होता है? थका हुआ। ठीक है। कमजोर और थका हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा सी, इनर्वेटेड। ठीक है। क्वेश्चन 12 को देखिए, द मीनिंग ऑफ द आइटम। ठीक है। ए ब्रोकन रीड इट, इसको आपको बताना है कि एक कमजोर या अविश्वसनीय समर्थन, तो इसका होगा सी होगा, इसका सी होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा फ्रेंड्स। यस। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय समर्थन होता है। ठीक है। ये हो गया है ए ब्रोकन रीड इज अनरिलायबल, मतलब कि एक कमजोर या अविश्वसनीय समर्थन। कहने का क्या मतलब है कि उसकी मदद करने के लिए भरोसा किया लेकिन वह एक टूटा हुआ ईख निकला। इसका एक सेंस ये भी निकल सकता है, यानी कि मैं किसी का हेल्प करने के लिए सोच रहा था लेकिन उसने क्या किया? अविश्वास किया। ठीक है। 13 को देखिए, द मीन ऑफ आइटम टू थ्रो अप स्पॉन्ज इज। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हार को स्वीकार कर लेना। ठीक है। हार को स्वीकार कर लेना, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। टू थ्रो अप स्पॉन्ज इज। ठीक है। तो ये होगा हार को स्वीकार कर लेना। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी। यहाँ पे होगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है। नन ऑफ दिस होगा। विगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स, इसको बताइए 14 को। जो भिखारियों का जो विवरण है तो वो क्या होगा? वो होगा ये है। इसका राइट होगा ए होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। राइट आंसर ए है। 15 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट। ठीक है। इसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट है, नॉट है। ठीक है। करेक्ट नहीं है, तो वो आपको बताना है 15 का। तो इसका होगा फ्रेंड्स ए। यस, ये चीयरफुल एज बार्क, बार्क की जगह
यस, चलिए, यस, एज चीयरफुल एज लार्क हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बताना है कि ये किस पार्ट में एरर है, ठीक है, एरर किस पार्ट में। अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, मैंने जल्दी से बोल दिया। इसमें देखिए ये जो 15 है, इजी टेंस समझ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिमेटिक कंपेरिजन इज नॉट करेक्ट, तो बी इसमें नॉट करेक्ट है, राइट, बी इसमें नॉट करेक्ट है। चलिए 16 को देख लीजिए, इसमें ये बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड, यहाँ तक और ए है। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑफ बैटरी, यहाँ तक बी है। एंड द इंजन वॉज मेकिंग अ क्यूर नॉइस, ये सी है, नो एरर है, ये डी है। तो अब फ्रेंड्स आपको इसमें ये बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जो है, द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड है, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जरूरत है कि हम यहाँ पे क्या यूज करें। ये ऑफ देख रहे हैं ना, ये ऑफ है, ठीक है। तो ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विद हो जाएगा। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पार्ट बी में क्या है, एरर पाया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा, पार्ट बी में आपको एरर मिला क्योंकि यहाँ पे जो ऑफ दिया है ना, ऑफ द बैटरी, तो यहाँ पे विद द बैटरी हो जाएगा, ठीक है, आपकी जगह विद हो जाएगा। 17 क्वेश्चन को देखिए। आई वार्नड हिम फॉर द डेंजर ही वॉज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हिंगिंग, नो एरर, ठीक है। ये आई वार्नड हिम ए हो गया, फॉर द डेंजर बी हो गया, ही वॉज गोइंग सी हो गया, टू फेस ड्यूरिंग द हिंगिंग यानी कि ये ऑप्शन डी हो गया। तो 17 है, 17 में फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा। तो आई वांट, ये तो कोई है नहीं, फॉर द डेंजर, फॉर की जगह ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वार्न होता है, ठीक है, वार्न ऑफ द डेंजर, इसका मतलब होता है चेतावनी देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वार्न ऑफ द डेंजर, यहाँ पे फॉर की जगह क्या हो जाएगा, फॉर की जगह ऑफ हो जाएगा, यानी कि एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है, राइट, एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। चलिए 18 को देख लेते हैं। Ordinarily, when he difficulty, Renuka prefers keeping her the counsel than running about talking advice, no error, D, ठीक है। Ordinarily when the difficulty, यहाँ तक तो ऑप्शन ए है, रेणुका प्रेफर्स कीपिंग हर counsel बी है, देन रनिंग अबाउट सी है, टेकिंग एडवाइस डी है, नो एरर डी है। तो अब फ्रेंड्स इसमें आपको ये बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, दो किया है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देन की जगह पे यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी कि एरर किस पार्ट में मिला है, एरर आपको मिला है सी पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे देन की जगह क्या हो जाएगा, देन की जगह डू का प्रयोग होगा क्योंकि जो ये प्रेफरेंस है ना, इसको देख रहे हैं, देखिए ये जो प्रेफरेंस मैंने अंडरलाइन भी किया है, प्रेफरेंस के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। जब प्रेफरेंस आता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, तो वहां पे देन की जगह क्या हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। 19 को देखिए। सैला एडवाइज्ड टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विद द बॉल ऑन द बॉल, नो एरर, ठीक है। तो ये आप बताइए 19 को किस पार्ट में आपको मिला है। चलिए ये देखिए
ऑप्शन ए को देखिए, देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है। एडवाइज्ड जो है फ्रेंड्स, एडवाइज्ड टू, यस, तो यहाँ पे ये जो है टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टू का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, एडवाइस के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, राइट। 20 को देखिए, ऑल द प्लेयर्स, यस, एक्सेप्ट सम वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड इन नो एरर। ऑल द प्लेयर्स, ये ए है, बी है यहाँ तक, एक्सेप्ट सम ये बी है, वर प्रेजेंट सी है, ऑन द फील्ड। आई थिंक सो फ्रेंड्स कि आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें कौन सा किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको साफ साफ ही दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो ऑन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, क्योंकि फील्ड के पहले जो होता है इन का प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन द फील्ड होता है, ठीक है, इन द फील्ड होता है। 21 क्वेश्चन को देखिए, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस नो एरर। दे वॉक्ड ऑप्शन ए है, बिसाइड्स बी है, ईच अदर सी है, इन साइलेंस डी है, नो एरर ई है, ठीक है। तो अब आप बताइए फ्रेंड्स कि किस पार्ट में एरर है। इसको ये भी तो बहुत इजी है, आपको समझ में भी आ गया होगा। बिसाइड्स की जगह क्या हो जाएगा, बिसाइड होगा, ठीक है, एस हट जाएगा। 22 क्वेश्चन को देखिए, 22 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड, नो एरर। इसमें भी आपको पता ही हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे टू की जगह किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि ये जो है कि द टीचर हैज नॉट, वन सेकेंड फ्रेंड्स, वन सेकेंड, जस्ट मोमेंट, यस, 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 द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कंट्रोल अपॉन की जगह क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल अपॉन की जगह क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो यानी कि किस पार्ट में एरर आपको दिखाई दिया है, सी पार्ट में, ठीक है, ये है हैज नॉट बी हो गया, कंट्रोल अपॉन सी हो गया, यानी कि किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, सी पार्ट में है, यहाँ पे कंट्रोल ओवर हो जाएगा, ठीक है। 24 क्वेश्चन को देखिए, यस्टरडे व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ही हैज रन आउट बाय अ ट्रक, ठीक है। 24 का आपको बताना है, यहाँ पे ये जो आउट है ना, यहाँ पे आउट की जगह ओवर का प्रयोग होगा, यानी कि डी पार्ट में आपको एरर मिला है, ठीक है। यहाँ पे रन ओवर कर देंगे तो उसका मतलब क्या होता है, कुचल देना। अब ट्रक जाएगी तो कुचल के ही जाएगी, धक्का तो देगी नहीं, ठीक है। तो रन आउट का क्या मतलब होता है, धक्का देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में है, राइट। यानी कि डी पार्ट में एरर है, ठीक है। 25 क्वेश्चन को देखिए, विच पोएट मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर इट एल्फेंस रोसो। इसको ये आपको बताना कि विच पोएट मेड इलिस्ट्रेशन फॉर इट एल्फेंस रोसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मिल्टन है, मिल्टन है, राइट आंसर है। 26 को देखिए, विच टेस्ट द मिल्टन डज the following lines appear in thou canst not touch the freedom of
माई माइंड, ठीक है। ये आपको बताना है कि विच टेस्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग, ये जो लाइन है, दाउ कैन टेस्ट नॉट टच फ्रीडम ऑफ माई माइंड, मतलब कि मेरे जो फ्री माइंड है उसको टच नहीं कर सकते, तो ये मिल्टन के किसकी लाइन है, किस टेस्ट की लाइन है, ये आपको बताना है। तो ये है कामस की, बी है, ठीक है। किसकी लाइन है, बी की लाइन है। 27 क्वेश्चन को देखिए। जॉन मिल्टन यस्टरडे एट, जॉन मिल्टन अपनी पढ़ाई कहाँ पे किए हैं, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किए हैं, राइट फ्रेंड्स। कहाँ पे किए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। द फेमस इपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कॉन्टेंट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ट्वेल्व बुक्स, ठीक है, 12 बुक्स है, राइट फ्रेंड्स। और ये जो पैराडाइज लास्ट है ये क्या है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ये एक इपिक पोएम है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वर्जन है पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन इपिक वॉज पब्लिश्ड 1667 में किया गया था, ठीक है, यानी कि 1667 में, ठीक है। और उसमें कितनी बुक्स थी, 10 बुक्स थी, राइट। और जब इसका सेकेंड एडिशन था तो उसमें थे वो कब पब्लिश हुआ था, 1678 में हुआ था, और उसमें 12 बुक्स थी, राइट फ्रेंड्स। आप एक बार इसको फिर देखेंगे कि पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, यह इपिक पोएम है। इसका फर्स्ट वर्जन इपिक वॉज पब्लिश्ड 1667 में, ठीक है, 1667 में। और उसमें कितनी बुक्स थी, 10 बुक्स थी। आज जब इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड हुआ था 1674 में, और उसमें 12 बुक्स थी, राइट। आप इसको याद रखेंगे, और इसको मिल्टन ने लिखा है। 29 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इसमें कौन सा जॉन मिल्टन साहब की पोएम नहीं है, तो ट्रू लव। इसको कौन, ये क्या है, ये तो शेक्सपियर साहब का सोनेट है, ठीक है। सोनेट नंबर कौन सा है, 116, यानी कि 116 सोनेट है, किसका, शेक्सपियर का, ट्रू लव, ठीक है। और सारा मिल्टन लिखे हैं। हु इज एट वंस चाइल्ड ऑफ द रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन, ये कौन है, मिल्टन है, मिल्टन साहब है, राइट। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए, जय हिंद।